एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स अप। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सो दिस ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इट इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये बोथ एरोबिक भी हो सकता है एज वेल एज एनएरोबिक भी हो सकता है। सो जब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, देयर आर डिफरेंट फेजेस और ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट फेज। फर्स्ट इज द ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद आएगा लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट कम्स द क्रेब्स साइकिल के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एज वेल एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट पार्ट्स में होगा, लाइक इट विल बी प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स। जब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में, ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रेजेंट है ये होगा हमारा साइटोसॉल में, एंड लिंक रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, क्रेब्स साइकिल भी होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो प्रेजेंट है वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी सी अबाउट द प्रोकैरियोट्स, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एज वेल एज क्रेब्स साइकिल जो प्रेजेंट है वो तीनों होंगे हमारा साइटोसॉल में, एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन विच इज प्रेजेंट इट विल टेक प्लेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एज वेल एज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जो रहता है जिसको बोलते हैं मेसोजोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हो सकता है। ओके, सो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंट है उसके लिए कुछ सब्सट्रैक्ट भी चाहिए, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए। सो ये क्या हो सकता है, मेजरली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो सब्सट्रैक्ट चाहिए होता है, मेजरली इट इज कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रोटीन्स, fats and organic acids. Okay, so one glucose molecule जब ऑक्सीडेशन होगा, one glucose when it will oxidize, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 molecules of pyruvate प्रोड्यूस करेगा। Okay, now next thing what we will see here is how this process, what are the facts of this glycolysis। ये जो glycolysis जो present है, when it is undergoing oxidation via glycolysis, it is giving pyruvate. When the oxidation is via pentose phosphate pathway, it is giving ribose 5-phosphate। और अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर होगा देन ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा एनिमल्स में। इन केस ऑफ एनिमल्स इट विल बी स्टोर इन अ ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में ये स्टार्च में स्टोर हो जाएगा। ओके, एज वेल एज इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, लाइक ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एज वेल एज सेल वॉल का जो पॉलीसैकेराइड जो प्रेजेंट है उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द एरोबिक कंडीशन, एंड व्हाट इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन, दैट इज द एनएरोबिक कंडीशन। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट जो है इट इज 2 molecules ऑफ पाइरुवेट। उसके बाद पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के लिए उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको टीसीए साइकिल में जाना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस जो होता है इट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो हम बात कर रहे हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है एज वेल एज ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका प्रोसेस जो है कैरी फॉरवर्ड होगा देन इट विल अंडरगो द टीसीए साइकिल एज वेल एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, और टीसीए साइकिल में जाने के लिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है इट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नीडेड फॉर दैट। ओके, दिस इज द कंडीशन व्हेन देयर इज एरोबिक कंडीशन। ओके, सो the next condition is in absence of oxygen, that means anaerobic condition, or it is known as hypoxia condition। जब वो hypoxia condition होगा ईस्ट में then it will form 2 molecules of ethanol plus 2 molecules of carbon dioxide। ओके, अगर ये जो प्रोसेस जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन एब्सेंस ऑफ
oxygen in the hypoxia condition, then it will form 2 molecules of lactate. Okay, this is a scenario how it is taking place. Now let us see the phases of this glycolysis. ये जो glycolysis जो present है इसका 2 phases होता है, एक होता है preparatory phase और एक होता है पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज मतलब यहाँ पे वो प्रिपेयर हो रहा है हमको पे करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है इट इज द ग्लूकोज. यहाँ पे जो ग्लूकोज जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और इसके लिए क्या चाहिए, हेक्सोकाइनेस है. इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इट इज अ हेक्सोकाइनेस. जैसे कि हम देखेंगे काइनेस का मतलब क्या होता है, काइनेस का मतलब होता है कि इट विल ऐड द फॉस्फेट. और ये फॉस्फेट कहाँ से लाकर ये ऐड करता है ग्लूकोज में, इट इज टेकिंग फ्रॉम एटीपी. सो यहाँ पे एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर वो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे वो फॉस्फेट को ऐड कर रहा है. दैट इज अ रीजन इट इज नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. Okay, it is also the irreversible process and the regulation will always take place in the irreversible phase. So the first regulation will take here in the irreversible phase, that is in the first condition only. Okay, now let us see the next step. Next step is the glucose 6 phosphate will be converted into fructose 6 phosphate. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है. और ये आइसोमराइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ द फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेस. और ये जो प्रोसेस जो प्रेजेंट है इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस. ये रिवर्ट बैक हो सकता है, मतलब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. ओके, ये जो फॉर्म जो प्रेजेंट है ये एक आइसोमर का फॉर्म है. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो प्रेजेंट है ये होगा कन्वर्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. दैट मीन्स एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ है. कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी 6 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट था फॉस्फेट मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन में भी ऐड होगा फॉस्फेट. दैट इज द रीजन इट इज नोन एज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. जैसे कि ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ए काइनेस. सो यहाँ पे जो काइनेस का रिक्वायरमेंट हो रहा है इट इज नोन एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 विच इज ऑल्सो नोन एज PFK1. और ये जो प्रोसेस जो प्रेजेंट है ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. सो द सेकेंड रेगुलेशन विल टेक प्लेस हियर. फर्स्ट रेगुलेशन कहाँ पे हो रहा था, फर्स्ट नंबर पे. हम देखेंगे लास्ट में कैसे हाउ इट इज रेगुलेटेड इन दिस स्टेप. फर्स्ट रेगुलेशन हो रहा था फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे सेकेंड रेगुलेशन हो रहा है बिकॉज दिस आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. और यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी यूज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यहाँ पे सेकेंड एनर्जी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो प्रेजेंट है इट विल नाउ ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स. ये जो प्रेजेंट है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये 6 मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट था, 6 कार्बन कंटेनिंग प्रेजेंट था. ओके, यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट. सो इट इज डन बाय एल्डोलेस. ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डिवाइड होकर क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज वेल एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो प्रेजेंट है दिस इज ओनली इन द वर्किंग कंडीशन. और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो प्रेजेंट है इट इज द आइसोमर और ऑफ दिस ग्लिसरल्डिहाइड. सो ये वर्किंग कंडीशन को जाने के लिए ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो प्रेजेंट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. लेट मी रिपीट, ग्लूकोज से होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से होगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से वो डिवाइड होकर होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फर्दर प्रोसेस को जाने के लिए ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो प्रेजेंट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. और यहाँ पे जो रेगुलेटरी स्टेप्स जो प्रेजेंट है दैट इज अ स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 1 का काइनेस कौन है, एंजाइम कौन है, इट इज अ हेक्सोकाइनेस. और स्टेप नंबर 3 का एंजाइम कौन है, इट इज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1. और ये दोनों स्टेप में ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है. दैट मीन्स एटीपी इज यूज्ड इन दिस केस. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. ये जो नेक्स्ट स्टेप जो प्रेजेंट है इट इज अ पे ऑफ फेज. फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज में क्या हुआ था, प्रिपरेटरी फेज में एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे होगा
pay off. That means we will get the energy in the form of NADH and ATP. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट प्रेजेंट है. कैसे 2 मॉलिक्यूल्स का? एक तो प्रेजेंट था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और एक था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच वाज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच वाज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो यहाँ पे होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में. और इसके लिए जो एंजाइम जो चाहिए दैट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. यहाँ पे एंजाइम चाहिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, डिहाइड्रोजिनेज दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप. सो यहाँ पे क्या होगा? This is a step where the oxidation and phosphorylation both takes place. यहाँ पे जो phosphorylation जो हो रहा है it is not from the ATP. यहाँ पे ATP का utilization फिर से नहीं हो रहा है. In this phase, in this payoff phase, what it is doing, they are giving in the form of energy. So यहाँ पे जो phosphate जो utilize होगा it is in the inorganic phosphate. यहाँ पे 2 inorganic phosphate का utilization होगा. As well as here the 2 NAD plus is used and that is release of 2 NADH and 2 H plus. Okay, so this is the process where the oxidation and phosphorylation takes place. Now the second case, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट होगा. दैट मीन्स जो फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड होगा यहाँ पे इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट नंबर कार्बन एज वेल एज इन द third number carbon, that is known as bis-phosphoglycerate. Okay, the next step, 1,3-bis-phosphoglycerate will be converted into 3-phosphoglycerate. So here what happens, there is reduction of one of the phosphate group. So यहाँ पे phosphate group को किसी को देना है, इट इज गिविंग द फॉस्फेट ग्रुप टू समवन. तो फॉस्फेट ग्रुप देना है मतलब किस एंजाइम का रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स द एंजाइम काइनेज. सो यहाँ पे कौन सा काइनेज चाहिए? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट इज द सबस्ट्रेट और इसके लिए एक काइनेज का रिक्वायरमेंट है. सो हु इज टेकिंग द फॉस्फेट? दिस फॉस्फेट इज टेकन बाय द 2 ADP मॉलिक्यूल्स फॉर गिविंग 2 ATP मॉलिक्यूल. ओके, सो यहाँ पे हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट. दैट मीन्स फर्स्ट नंबर कार्बन में जो फॉस्फेट ग्रुप था वो ले गया हमारा ADP. ठीक है, नेक्स्ट द 3-फॉस्फोग्लिसरेट. और ये जो प्रोसेस जो है दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर द ATP इज बीइंग फॉर्म्ड. सो ये जो इसको क्या बोल रहे हैं? सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द स्टेप्स, अबाउट द एंजाइम्स विच आर यूज्ड एंड इन विच फेज द रेगुलेशन कैन टेक प्लेस एंड इन विच फेज देयर इज utilization of ATP and in which phase there is payoff of energy that is in the form of ATP or in the form of NADH. These are the things which we have to learn for our competitive exams. Okay, so यहाँ पे क्या है? ये जो present है this is the first substrate level phosphorylation. ओके, आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स? 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में. और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. यहाँ पे सिर्फ उसका पोजीशन, फॉस्फेट ग्रुप का सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ग्रुप में था फॉस्फेट, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ग्रुप में फॉस्फेट. और इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज अ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. नेक्स्ट 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो प्रेजेंट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए इट इज द इनोलेज. और ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में. एंड फॉर दिस इट रिक्वायर्स पाइरुवेट काइनेज. पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट में आएगा ड्यूरिंग दिस टाइम there is also release of one phosphate group. Okay, so ये जो phosphate group अगर remove होगा so someone will receive, it is being received by ADP molecules for giving the ATP molecules. और इसके लिए चाहिए pyruvate kinase. जैसे कि kinase का utilization हुआ है that means it will give phosphate to someone and that someone is ATP over here. So this is also the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate is also the irreversible process. So the regulation can also takes place in this condition. So जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे किस फेज में रेगुलेशन होगा. So the एक फेज प्रेजेंट है विच इज द 6th फेज. और ये यहाँ पे
एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इसका इनहिबिटर, दिस इज नॉट द रेगुलेशन, दिस इज द इनहिबिटर, इसका जो इनहिबिटर जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज आयोडोएसीटेट. Iodoacetate is the inhibitor of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Okay, so the next is the step number 9 where the inhibition is taking place. और ये जो inhibition जो present है it is done by fluoride. फ्लोराइड किसको इनहिबिट करेगा? फ्लोराइड जो है वो इनहिबिट करेगा इनोलेस को, Mg+2 को एज वेल एज Mn+2 को. यहाँ पे कुछ कोफैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज द Mg2+, Mn2+, और ये जो फ्लोराइड जो प्रेजेंट है इट विल इनहिबिट दिस इनोलेस Mg2+ एंड Mn2+. So in this whole process what, how many ATP we are getting? We are getting 4 ATPs. 4 ATP हमको मिल रहा है यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, and there is utilization of 2 ATP. So in total there is 2 ATP which we are getting. और यहाँ पे 2 NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा है, 2 NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा है. From this to 1 NADH, 1 NADH equals to 2.5 ATP. So 2 NADH हमारा पास है, so here we are getting 5 ATP. So in total 2 ATP was in the we were getting, and from NADH we are getting 5 ATP. So in total we are getting 7 ATP in this case in the process of glycolysis. Okay, so here there are also some of the regulations, like we will see here how the regulation is taking place in the 3 steps, that is the step number 1, step number 3 and step number 10. Okay, so let us first of all write the enzymes which are required. यहाँ पे कुछ enzymes present थे which were regulating. जो first enzyme जो present है it is the hexokinase. Second enzyme जो present है ये है phosphofructokinase. Third enzyme जो present है that is known as pyruvate kinase. Okay, ये जो enzyme जो present है hexokinase ये था step number 1 में. phosphofructokinase present था step number 3 में. पाइरूवेट काइनेज जो प्रेजेंट था स्टेप नंबर 10 में. अभी हम देखेंगे इसका एक्टिवेटर देखेंगे. हेक्सोकाइनेज का कोई ग्लूकोज इज ओनली द एक्टिवेटर. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो प्रेजेंट है इसका जो एक्टिवेटर होता है दैट इज द AMP एंड फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट. ओके, नेक्स्ट पाइरूवेट काइनेज का कौन है? पाइरूवेट काइनेज का जो एक्टिवेटर है दैट इज द AMP एंड फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. ठीक है, PFK का है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट और पाइरूवेट काइनेज का है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. नेक्स्ट हम देखेंगे इनहिबिटर. ये जो इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट है हेक्सोस काइनेज का जो इनहिबिटर प्रेजेंट है दैट इज द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जो इनहिबिटर्स जो प्रेजेंट है दैट इज द सिट्रेट एंड ATP. पाइरूवेट काइनेज का जो इनहिबिटर जो प्रेजेंट है दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम A एंड ATP. सो जो एंड प्रोडक्ट्स जो होता है दैट आर वर्किंग एज अ इनहिबिटर. लाइक हेक्सोकाइनेज के बाद में क्या आता है, लाइक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कमिंग. अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का प्रोडक्शन हो गया दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. दैट इज द रीजन इट विल इनहिबिट द हेक्सोस काइनेज. नेक्स्ट सिट्रेट और ATP जो प्रेजेंट है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम अगर वो आगे बढ़ चुका है, अगर सिट्रेट और ATP का प्रोडक्शन हो चुका है देन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का क्या जरूरत है? नो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो प्रेजेंट होता है वो आगे के स्टेप को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर विच द ATP विल बी प्रोड्यूस. और जो साइट्रेट जो प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस होगा हमारा TCA साइकिल पे. अगर वो प्रोड्यूस हो चुका है दैट मीन्स दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और द प्रोडक्शन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज नॉट नीडेड नाउ. इन द सेम वे अगर एसिटाइल कोएंजाइम A और ATP का भी प्रोडक्शन हो चुका है, क्या पाइरूवेट होने का जरूरत है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पाइरूवेट बिकॉज आगे का जो प्रोसेस, आगे का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए था वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है. That is the reason acetyl coenzyme A and ATP are inhibiting the pyruvate kinase. So what are the things you have to remember in the steps? You have to remember what is the aerobic respiration, and aerobic respiration how it is taking place.
Where is the site of the prokaryotic and eukaryotic system? In prokaryotic and eukaryotic system, where are the site where the glycolysis, TCA cycle, electron transfer chain is taking place? The third thing is that you have to fully learn this glycolysis pathway, the 10 steps of glycolysis pathway. From this you have to understand where the regulation is taking place, which is a reversible process and which is not the reversible process, where the ATP is produced, where the NADH is produced, where the ATP is utilized, which is known as a substrate level phosphorylation, and where the organic substance is used, organic phosphate is used. Okay, and what are the inhibitors of this 6 number enzyme as well as the 9th number enzyme. Next you have to remember the enzymes, activators and inhibitors, which are regulating the 3 steps, that is the hexokinase, phosphofructokinase, pyruvate kinase. That is the step number 1, step number 3 and step number 10. I hope you have understood this and you can attempt all the questions which are asked in the exams. Thank you everyone.